बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। अब जो एक होता है हमारे पास नर्वस कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स और नीमोटैक्सिक एरिया हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अब नेक्स्ट जो है वो है केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। अब जो मेजर केमिकल्स जो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस है, जिसको हम पीएच भी कहते हैं। यानी ब्लड का पीएच के अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा। अब केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक हमारे पास है कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, और दूसरा हमारे पास है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स जो कि हमारी बॉडी के पेरिफेरी के अंदर यानी ब्रेन के बाहर प्रेजेंट हैं, जिसमें हमारी आयोटिक बॉडीज़ आती हैं और कैरोटिड बॉडीज़ आती हैं। तो जो कीमो सेंसिटिव एरिया है ब्रेन के अंदर और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन के लिए। अब इन दोनों को अलग-अलग देख लेते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कीमो सेंसिटिव एरिया जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, गार्टन में लिखा हुआ है कि इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द वेंट्रल सरफेस ऑफ द मेडुला बाइलेटरली, यानी दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है, मेडुला के वेंट्रल सरफेस के नीचे। ये तो उसकी लोकेशन होगी कि ये कीमो सेंसिटिव एरिया है। अब ये किन किन केमिकल्स के लिए सेंसिटिविटी शो करता है? तो अब जो कीमो सेंसिटिव एरिया है, गार्टन में ये लिखा हुआ है कि इट इज़ वर्चुअली नॉट अफेक्टेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया जो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डाल रही है। तो ये किस चीज़ की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा होगी तो ये फ़ौरन से स्टिमुलेट हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस में से भी हाइड्रोजन आयंस जो कंसंट्रेशन है वो इसके ऊपर प्राइमरी इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन का इसके ऊपर एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इसके ऊपर सेकेंडरी इफ़ेक्ट होता है। सेकेंडरी इफ़ेक्ट का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हाइड्रोजन आयंस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन आयंस कीमो सेंसिटिव एरिया को डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि कीमो सेंसिटिव एरिया जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। इसके ऊपर जो चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में भी जो प्राइमरी इफ़ेक्ट इसके ऊपर डाल रहा है वो बेसिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ने इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में चेंज होना पड़ेगा। अब ये देखें कि हमने ये कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सेकेंडरी स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट है। ठीक है, अब वो सेकेंडरी स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट किस तरह से है? जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के फ्लूइड के अंदर होगी तो वो वाटर के साथ मिलेगी, वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाएगी, कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस किए। तो जब भी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने लगेगी तो जाहिर है इस कार्बन डाइऑक्साइड ने कहाँ जाना है, वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना लेना है, कार्बोनिक एसिड ने डिसोसिएट हो जाना है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन। तो जैसे ही बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी वैसे ही हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने ही इन हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कराया है। फिर ये हाइड्रोजन आयंस जाके हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट करेंगे और फिर हमारे कीमो सेंसिटिव एरिया जो है वो रेस्पिरेशन करवाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्राइमरी स्टिमुलेटरी इफ़ेक्ट शो तो कर रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन जब अकेले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ करती है तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कीमो सेंसिटिव एरिया पर, अगर हम इसको कंपेयर करें कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करती है। यानी हमने ये देखा कि हाइड्रोजन आयंस प्राइमरी इफ़ेक्ट डाल रहे हैं कीमो सेंसिटिव एरिया के ऊपर, लेकिन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से कीमो सेंसिटिव एरिया के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने से कीमो सेंसिटिव एरिया के ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हाइड्रोजन आयंस ब्लड ब्रेन बैरियर जो है हमारा उसको क्रॉस नहीं कर सकते। ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो इम्परमेबल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को बहुत ईजीली क्रॉस कर सकती है और
गाइडलाइन में ये लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ब्रेन बैरियर को इस तरह से क्रॉस करती है जैसे ये बैरियर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली ब्रेन में पहुंच जाती है और वहां जाके इस रिएक्शन के ज़रिए हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करवाती है और फिर वो हाइड्रोजन आयंस कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर को स्टिमुलेट करते हैं। जबकि अगर खाली हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन हमारी ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हुई है तो ये हाइड्रोजन आयन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से वो कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट नहीं कर सकेंगे। पॉइंट है वो ये है कि एटीन्यूएटेड स्टिमुलेटरी इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर 1 to 2 days। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर रही थी, अब 1 या 2 दिन गुजरने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी 5 गुना कम हो जाएगा 1 या 2 दिन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ऑन आवर कीमोसेंसिटिव एरिया। अब उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टिमुलेट जो कर रही थी कीमोसेंसिटिव एरिया को वो हाइड्रोजन आयंस की वजह से कर रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना के बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयंस बना रही थी और इस तरह वो कीमोसेंसिटिव एरिया को स्टिमुलेट कर रही थी। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब है बॉडी कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन आयंस को बैलेंस करती जा रही है। अब सबसे पहले जो हाइड्रोजन आयंस बैलेंस हो रहे हैं वो कहाँ से हो रहे हैं? किडनी से। जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मुसलसल बढ़ी रहेगी, हाइड्रोजन आयन मुसलसल प्रोड्यूस होते रहेंगे तो किडनी क्या करेगा? इन्हें नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। किडनी रिटेन करेगा बाइकार्बोनेट आयंस को और बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयंस के साथ मिल जाएंगे और इस तरह जो हमारी ब्लड में फ्री हाइड्रोजन आयंस घूम रहे थे उनकी तादाद कम हो जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि बाइकार्बोनेट आयंस खुद ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमारे ब्रेन में पहुंचेंगे और वहां पर हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंड करके इनकी कंसंट्रेशन को कम करा देंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है वो कीमोसेंसिटिव एरिया के ऊपर कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्टेप की, जो कि है कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन बाय द पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स का क्या मतलब है? जो किसी भी केमिकल के चेंज को डिटेक्ट कर सके। अब वो केमिकल क्या है? वो केमिकल है ऑक्सीजन। ठीक है, पहले हमने ये पढ़ा कि जो हमारे पास कीमो सेंसिटिव एरिया है हमारे ब्रेन के अंदर वो किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के लिए। और अब ये जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हैं ये किस चीज़ से सेंसिटिव हैं? ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का बहुत थोड़ा इफेक्ट है इनके ऊपर, ऑक्सीजन का मेजर इफेक्ट है। अब लोकेशन की बात करते हैं कि ये हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट हैं? तो ये हमारे आयोटिक और कैरोटिड बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। आयोटिक बॉडीज़ प्रेजेंट है इन द आर्च ऑफ द आयोटा और कैरोटिड बॉडीज़ प्रेजेंट है एट द बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़। अच्छा, अब इनकी लोकेशन हो गई। अब ये भी हमने देख लिया कि दे आर डायरेक्टली स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन में जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कमी आएगी, ठीक है, इन कीमो रिसेप्टर्स से बेसिकली कौन सा ब्लड पास हो रहा होता है? आर्टीरियल ब्लड पास हो रहा होता है। ठीक है, अब आर्टीरियल ब्लड में हमारी बॉडी में जैसे ही आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हुई है, बिलो नॉर्मल हुई है, तो फ़ौरन से ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट होंगे। स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करेंगे? ये हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को सिग्नल भेजेंगे और रेस्पिरेटरी सेंटर जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पिरेशन करवाएगा ताकि बॉडी ऑक्सीजन को इंस्पायर कर ले। अच्छा, अब मैकेनिज़्म क्या है? ये कीमो रिसेप्टर्स किस तरह से ऑक्सीजन को डिटेक्ट करते हैं? ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम जब होती है तो ये किस तरह से स्टिमुलेट होते हैं? तो बेसिकली होता इस तरह से है कि ये जो कीमो रिसेप्टर्स हैं ये जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं और जो एओर्टिक बॉडीज़ हैं इनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्लोमस सेल्स। ये ग्लोमस सेल्स बेसिकली किस चीज़ के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं? कीमो रिसेप्टर्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो ग्लोमस सेल्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटाशियम चैनल्स होते हैं किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, यहाँ पर आपके पास पोटाशियम चैनल लगे हुए हैं और साथ ही आपके पास ये कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी लगे हुए हैं। ये आपका एक ग्लोमस सेल है। अब ये जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये ऑक्सीजन सेंसिटिव हैं। जब हमारे पास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हुई है तो ये जो पोटाशियम चैनल्स हैं ये क्या हो जाते हैं? इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी क्लोज्ड हो जाते हैं।
अब जब ये हमारे पास क्लोज्ड हो गए हैं पोटाशियम चैनल्स, तो सेल के अंदर क्या हुआ, पॉजिटिविटी क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है। जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिविटी इंक्रीज़ करेगी, सेल क्या होना शुरू कर देगा, सेल डीपोलराइज होना शुरू कर देगा। जब सेल डीपोलराइज होना शुरू कर रहा है तो सेल के अंदर ज़ाहिर है वोल्टेज क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब ये वोल्टेज उस वोल्टेज के करीब पहुंचेगी जहां पर ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स हैं इन्होंने ओपन होना है, तो उस टाइम ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम क्या करेगा, अंदर आना शुरू कर देगा। और हमने जब ये पढ़ा था, मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी पढ़ा था कि जब ये कैल्शियम सेल के अंदर आता है तो फिर सेल क्या करता है, सेल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनको रिलीज़ करता है इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पर आपकी पड़ी होती है, आपका नर्व सेल पढ़ा होता है या आपकी नर्व फाइबर पड़ी होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपके न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब कैल्शियम आयन जिस सेल के अंदर आएंगे तो इस सेल्स अपने वेजिकल्स में से न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ रिसेप्टर के साथ बाइंड करेंगे और फिर ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगी थ्रू द नर्व फाइबर्स और फिर वो रेस्पिरेटरी सेंटर तक जाएगी और फिर रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रीथिंग करवाएगा ताकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन नॉर्मल लेवल पे आ जाए।